ए ट्रेन ने डायलॉग कहा कि तुम्हारी पावर्स हटा दो, तुम क्या हो, एक पैथेटिक लूजर। एंड ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, एक फोरशैडोइंग भी हो सकती है होमलैंडर के अल्टीमेट फेट की। इतना ही नहीं, एक और पॉसिबल फोरशैडोइंग होमलैंडर के अंत को लेकर है, जो मैं श्योर हूं काफी लोगों ने मिस कर दिया। बट देन हम देखते हैं एपिसोड के एंड में सबसे बड़ा WTF मोमेंट, सोल्जर बॉय जिंदा है। एंड इसके पीछे का रीजन बॉयज सीजन 5 के ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन और पोटेंशियली बॉयज के फ्यूचर एपिसोड को लेकर एक इंपॉर्टेंट डिटेल साबित होता है। The boys are back for one last ride. Undoubtedly one of the best season finale premiere जो हमें देखने को मिला। Right from the first minute ये सीरीज क्लियर है कि भाई it means business। सब कुछ एंड पे आ रहा है, सब कंक्लूड हो रहा है एंड वो वेट, वो ड्रेड तुमको फील होगा। प्राइमरी कैरेक्टर्स का कन्फ्रंटेशन दिखाने से लेके एक मेजर कैरेक्टर की डेथ तक, एंड दैट मेक्स यू वंडर कि अगर ये सीजन प्रीमियर इतना इंटेंस है तो भाई अभी आगे के एपिसोड्स में चीजें किस लेवल पे जाने वाली हैं। तो भाई इसीलिए है आज की ये वीडियो जहां हम डिटेल में बात करेंगे बॉयज सीजन 5 के एपिसोड 1 और 2 के ऊपर, कुछ ऐसी डिटेल्स जो तुमने मिस करी एंड ऑब्वियसली आगे सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी पॉसिबल थ्योरीज। जो फ्यूचर एपिसोड्स की थ्योरीज वाला पोर्शन है उसको मैंने एंड में रखा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल स्पॉयलर्स हैं। टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, फील फ्री। बाकी बिना और वक्त जाया किए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। द बॉयज सीजन 5 के इवेंट सेट हैं सीजन 4 के 1 साल बाद और जेन वी सीजन 2 के इवेंट्स के 6 महीने बाद, जहां होमलैंडर एक एनुअल शेयर होल्डर्स मीट रखता है एंड शुरू के 10 मिनट में सीरीज का पहला शॉक मोमेंट हमारे सामने आता है। होमलैंडर की फ्लाइट 37 वाली वीडियो पब्लिकली लीक हो जाती है, विच ऑब्वियसली इज डन बाय स्टारलाइट। अब एक बड़ी गजब डिटेल जो आई एम प्रेटी श्योर काफी लोगों ने मिस करी होगी एंड वो है सीजन 5 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ये हिसिंग साउंड। एंड गौर करो तो ये केटल के प्रेशर की आवाज है। ये कॉल बैक है बॉयज सीजन 3 एपिसोड 1 का, जहां बिली बुचर होमलैंडर की फ्लाइट 37 वीडियो देखता है और पीछे केटल हिस कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस साउंड से ही एपिसोड को स्टार्ट करके एक फोरशैडोइंग की जाती है कि फ्लाइट 37 वाली चीज एक मेजर प्लॉट कैटलिस्ट की तरह वर्क करने वाली है एंड स्टारलाइट उसी फुटेज को होमलैंडर के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज करने वाली है। करेंटली होमलैंडर इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन अमेरिका। सीजन 4 में विक्टोरिया न्यूमन के मर्डर के लिए बहुत स्मार्टली होमलैंडर सिस्टर सेज की मदद से अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को फ्रेम करवा देता है, जिसके बाद सिंगर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इसके तुरंत बाद होमलैंडर अपने पपेट स्टीवन कैलहाउन को प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठवा देता है एंड फाइनली उसके थ्रू होमलैंडर अपने सीजन 1 के एक इंपॉर्टेंट प्लान को एग्जीक्यूट करता है, मार्शल लॉ पास करवा के फाइनली स्यूप्स का डेप्यूटाइजेशन मिलिट्री में, मेकिंग देम अ नेशनल पुलिस फोर्स एंड ऑटोमेटिकली होमलैंडर को अमेरिका का सबसे पावरफुल इंसान बनाना। आई मीन पावर्स में तो वो सबसे ताकतवर था ही, बट अब पॉलिटिकली भी चीजें उसके कंट्रोल में हैं। एनएस फुटेज का लीक होना उसके इस पावर स्ट्रक्चर की ओर एक बड़ा झटका साबित होता। इस चीज को समझते हुए होमलैंडर तुरंत रेज मोड में आता है और मीटिंग में प्रेजेंट सभी को खत्म करने जाता है एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि होमलैंडर ने ऐसा कुछ करना कंसिडर किया है। सीजन 2 एपिसोड 5 में होमलैंडर ये सेम चीज पब्लिक के साथ करने का इमेजिन करता है, बस इस बार उसकी इमेजिनेशन को हम ऑलमोस्ट सच होते हुए देखने जा रहे थे, लेकिन वो रोक लिया जाता है सिस्टर सेज द्वारा, जो ऑलरेडी इस सिचुएशन का बैकअप प्लान बना चुकी होती है, AI, कि भाई ये वीडियो AI है। इवन होमलैंडर इस वीडियो में फिंगर्स पॉइंट आउट कराता है कि देखो यहाँ पर 7 उंगलियां हैं उसकी वीडियो में। आई मीन दिस इज टू मच सिमिलर टू अ रियल एंड वेरी रीसेंट इवेंट। मैं बताऊंगा नहीं वो क्या है, जो समझदार है वो समझ गए। इवन जेनवी में जो एक्चुअल थॉमस गॉडोल्किन की वीडियो है उसको भी AI करार दिया जाता है एंड जेनवी सीजन 2 फिनाले में गॉड यू में जितने भी सूप्स मारे जाते हैं उसका इल्जाम भी स्टारलाइट पे ही डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे इस चीज का टिकटॉक ट्रेंड बनवा के इस फ्लाइट इंसिडेंट को कंप्लीटली एक जोक बना दिया जाता है एंड इजंट दैट समथिंग जो हम सालों से रियल लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लव अबाउट द बॉयज। जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक सैटारिकल कमेंट्री है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, जिसको एक फिक्शनल सेटिंग में प्रेजेंट किया गया है। आई मीन मेकर्स के बॉल्स ऑफ स्टील हैं कि वो ओपनली ऐसे अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, वहां के कैपिटलिस्टिक मॉडल पे, लॉ के लूप होल्स पे कमेंट्री कर रहे हैं ऐसे एक शो के थ्रू। एंड अगर सुपर हीरो एंगल हटा दो तो सेटिंग इतनी ज्यादा फिक्शनल या अलग नहीं है रियल वर्ल्ड से। इट इज एज क्लियर एज डे कि भाई किसको रेफरेंस किया जा रहा है या कौन से इवेंट की बात हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो एक्चुअल ब्यूटी है ना बॉयज की राइटिंग की, वो इसकी फिक्शनल सेटिंग ही है। ये जो सुपर हीरो नैरेटिव है इसका पर्पस ही है ऑडियंस
को एब्सोल्यूट रियलिटी से थोड़ा सा बाहर खींच के रखना, जिसको हम एलेजरी भी कहते हैं, एक फिक्शनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रियल सिनेरियोज या फिगर्स का, स्पेशली पॉलिटिकल। इसका फायदा यह है कि हम उस पर्टिकुलर शो या मूवी को एक सेंटर्ड सेटिंग की बजाय एक मेटाफर की तरह देखते हैं, एंड मेटाफर कहीं भी अप्लाई हो सकता है। स्पेशली हम इंडियन ऑडियंस जो इसको एज अ डार्क सुपर हीरो शो देखते हैं विद अ पॉलिटिकल बैकड्रॉप, एंड इस शो में क्या हो रहा है वो समझने के लिए हमको अमेरिकन पॉलिटिक्स से भी ज्यादा वाकिफ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शो देखते देखते हमको रियलाइज होता है कि भाई ये तो हर जगह हो रहा है, अपने वहां भी हो रहा है। लाइक दिस वन फैक्टर अलोन मेक्स द बॉयज वन ऑफ द बेस्ट रिटन शोज आउट देयर। वापस से एपिसोड पे आते हैं। सिस्टर सेज के कवर अप के बाद भी होमलैंडर फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी फ्लाइट वाली वीडियो लीक हुई, बिकॉज उसे ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा है कि इसके बाद पब्लिक परसेप्शन उसको लेकर क्या होने वाला है, जो आगे हम देखते भी हैं कि उसके आसपास के लोग उससे डर रहे हैं। होमलैंडर सिर्फ पब्लिक की आंखों में अच्छा नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि पब्लिक उसे देवता माने, उसको डिवोशन चाहिए पब्लिक से, सिमिलर टू जूलियस सीजर जो ऐसा कुछ सिमिलर करता था, अपनी एक डिवाइन इमेज पब्लिक के सामने बनाना। एंड ये सीजर पैरेलल बॉयज सीजन 4 में सिस्टर सेज द्वारा मेंशन भी किया गया है। एंड होमलैंडर कहता भी है कि भाई मेरा सीजर मॉडल का क्या हुआ, जिसके जवाब में सिस्टर सेज कहती है कि भाई सीजर को उसके अपने लोगों ने ही बैकस्टैब किया था, जो अगेन होमलैंडर से पैरेलल्स ड्रॉ करता है। उसके अपने एलाइज में से 3 लोग ऑलरेडी उसे धोखा दे चुके हैं, क्वीन मेव, ए ट्रेन एंड द ओरिजिनल ब्लैक नॉयर। एंड पॉसिबली सिस्टर सेज भी उसे धोखा देगी, बिकॉज ये बंदी डेफिनेटली अपना कुछ अलग ही प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, एशले भी अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, जिसको ऑब्वियसली सिस्टर सेज ने ही प्लांट किया है। आई मीन सीजन 1 में एक मैनेजर से सीधा वाइस प्रेसिडेंट गॉट टू बी सम इनसेन कैरेक्टर डेवलपमेंट। भले ही वो एक पपेट है पर वाइस प्रेसिडेंट तो है। ऑल्सो सीजन 4 के एंड में एशले कंपाउंड भी ले लेती है, जिसका इफेक्ट हमें अब सीजन 5 में दिखा। एंड टर्न्स आउट कि वो हैरी पॉटर की प्रोफेसर कुरिल बन चुकी है, जिसकी वजह से एशले माइंड रीड कर सकती है। अब मेरा एक इंटरप्रिटेशन है इस चीज को लेकर, अगेन ये सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है। बेसिकली वो ये है कि जो एशले की ये ऑल्टर ईगो है जो उसके सर के पीछे है, इसके पास माइंड रीडिंग पावर्स हैं। तो मतलब एशले डायरेक्टली माइंड रीड नहीं कर सकती, उसकी ऑल्टर ईगो माइंड रीड करती है, एंड वो इन्फॉर्मेशन एशले को रिले करती है, विच कैन लीड टू अ बिग ट्विस्ट इन फर्दर एपिसोड्स। अब सिंस एशले को वो थॉट्स रीड करके बताती है, तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी है कि ये ऑल्टर ईगो भी एशले को मैनिपुलेट कर रही हो, क्योंकि एशले को वो पता होता है जो उसकी ऑल्टर ईगो बता रही है, रियल थॉट्स नहीं। इवन आगे एक सीन भी आता है जहां वो एशले को होमलैंडर के अगेंस्ट जाने को कहती भी है, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग फोरशैडोइंग हो सकती है। माइट भी ऐसे ही एशले को मैनिपुलेट करके वो उसको कंप्लीटली टेक ओवर करे। जस्ट अ थ्योरी। फिलहाल होमलैंडर स्टारलाइट द्वारा किए गए इस एक्शन का जवाब देना चाहता है, बट सिंस स्टारलाइट जेन वी सीजन 2 से ही हाइडिंग में चल रही है, तो उसे बाहर निकालने के लिए वो ह्यूई, फ्रेंची और एमएम जो वॉर्ड के फ्रीडम कैंप में कैद होते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने की न्यूज को बाहर करता है, जिसे सुन के स्टारलाइट और बुचर बाहर आए। अब आते हैं वॉर्ड के फ्रीडम कैंप की तरफ। तो वॉर्ड फ्रीडम कैंप बेसिकली वो जगह है जहां स्टारलाइटर्स और हर वो इंसान जो वॉर्ड और होमलैंडर के अगेंस्ट है, उन्हें कैद रखा जाता है। ये भी एक ऑब्वियस पैरेलल है हिटलर के ऑश्विट्ज कैंप का, जहां वो ज्यूज को कैद रखता था। इनफैक्ट जो यहाँ पे स्लोगन लिखा है फ्रीडम कैंप के एंट्रेंस पे, फ्रीडम सेट्स यू फ्री, ऐसा कुछ सिमिलर एक्चुअल ऑश्विट्ज कैंप के गेट पे भी लिखा हुआ है, आर्बाइट मख्त फ्राई, जिसका मतलब है वर्क सेट्स यू फ्री। मतलब यहाँ पूरा पैरेलल नाजी जर्मनी से ही ड्रॉ किया जा रहा है। एक रूथलेस और पावरफुल पर्सन जो सिर्फ अपनी नस्ल के लोगों को थ्राइव करवाना चाहता है एंड दूसरी नस्ल को तबाह करना चाहता है, जो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, उन्हें कैद करवाना, प्रोपेगेंडा मूवीज और मीडिया के थ्रू पब्लिक को मैनिपुलेट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना ही नहीं, एक और डिटेल है इस एंट्रेंस पे ही जो बड़ा ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, वो है ये फ्रीडम कैंप 47। अब जैसा सबको पता है कि इस शो के मेकर एरिक क्रिप्के ओपनली एंटी ट्रम्प हैं, एंड मोस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल सटायर ऑफ बॉयज इज अगेंस्ट ट्रम्प। उन्होंने ओपनली इस बात को कहा भी है कि जो होमलैंडर है वो डोनाल्ड ट्रम्प का एक एनालॉग है, एंड होमलैंडर में हम कई ट्रेट्स ट्रम्प के देख सकते हैं। अब यहाँ इस डिटेल में जो ये नंबर है 47, अब ये कैंप होमलैंडर ने सेटअप करवाए हैं, जो जैसा मैंने बताया समवेयर ट्रम्प को रिप्रेजेंट करता है, एंड ट्रम्प इज ऑल्सो द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड यहाँ नंबर भी 47। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। बॉयज सीजन 4 के एंड में कैप्चर होने के बाद ह्यूई, फ्रेंची और एमएम पिछले 1 साल से इसी कैंप में हैं, बट सीक्रेटली यहाँ से भागने की तैयारी में भी हैं, स्पेशली ये जानने के बाद कि उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब चलते हैं बाकी कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले विलियम ए बिली बुचर, जिसकी एंट्री होती है लंदन में, जहां वो अपने डैड को विजिट करने जाता है। सीजन 4 के एंड में बिली बुचर अपने अंदर के म्यूटेटेड कैंसर की वजह से, जो टेम्प वी की वजह से बना, उससे एक पावर्ड स्यूप बन गया,
जिसके अंदर से ऐसे टेंटिकल्स बाहर आते हैं और अपने इन्हीं पावर से विक्टोरिया न्यूमैन को मारने के बाद वो गायब हो गया। एंड उसके बाद से ये है उसका लेटेस्ट अपीयरेंस, जहां इट इज क्लियर कि बुचर के अंदर के इस म्यूटेटेड ट्यूमर ने उसे काफी बेहतर स्टेट में रखा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल करेंटली ये है कि जिसको हम देख रहे हैं वो आखिर कितना बुचर है और कितना ये सेंटिएंट मॉन्स्टर। व्हाट आई फील कि जो बुचर का आर्क है वो काइंड ऑफ एक इररिडीमेबल कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा है, जिसके अंदर अब एम्पैथी या ह्यूमैनिटी जैसी चीजें बाकी नहीं है। एग्जैक्टली हाउ बुचर वाज इन सीजन 1 बट विदाउट पावर्स। कोई अटैचमेंट नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं, एक सिंपल उद्देश्य सूप्स को खत्म करना। बट फिर रायन आता है उसकी लाइफ में जो थोड़ा बहुत बुचर के सॉफ्ट साइड को एम्ब्रेस करवाता है। बट सीजन 4 के एंड में जब रायन मैलोरी को भी जान से मार देता है तो बुचर सारी उम्मीद खो देता है। एंड इस म्यूटेटेड कैंसर को जो उसके दोस्त के रूप में उसके सामने हेलुसिनेशंस बन के उसे मैनिपुलेट कर रहा है उसे टेक ओवर करने देता है। एंड बुचर एक इमोशनलेस मॉन्स्टर के रूप में रीबॉर्न होता है। इवन इस सीन में भी इट इज हेवीली इंप्लाइड कि उसने अपने फादर को मार दिया, ऑल्दो उसके पिता कोई संत नहीं थे, बट यू गेट माई पॉइंट। एंड इसके बाद बुचर फिलीपींस जाता है किमिको को रिक्रूट करने, ह्यूई, एमएम और फ्रेंची को बचाने के लिए। यस, किमिको भी पकड़ी गई थी सीजन 4 के एंड में, बट देन वो खुद बताती है, हाँ वो बोलने लगी कि जब उसे प्लेन से कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो वो उसी प्लेन से कूद के एस्केप कर गई। अब इस सीन में ये साउथ पैसिफिक म्यूजिकल पोस्टर का रेफरेंस मुझे काफी पसंद आया। जिन्हें नहीं समझ आया तो ये एक रेफरेंस है सीजन 3 का, जहां किमिको और फ्रेंची ने भी एक म्यूजिकल सीक्वेंस किया था जो ऑफ कोर्स उनकी इमेजिनेशन थी। एंड यहाँ पर जो ये साउथ पैसिफिक म्यूजिकल का पोस्टर है ये अपने आप में ही काफी पैरेलल ड्रॉ करता है किमिको और फ्रेंची के रिलेशनशिप से। इस म्यूजिकल सॉन्ग में जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक फ्रेंच एक्सपेट्रिएट होता है एंड फ्रेंची भी फ्रेंच है। इधर बुचर, स्टारलाइट और किमिको अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एंड बुचर क्लियर कट कहता है कि उसकी प्रायोरिटी फ्रेंची है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है वायरस पे काम करने के लिए जो सूप्स को मारेगा, बिकॉज फ्रेंची काफी नॉलेजेबल है, उसको बायोलॉजिकल चीजें एंड ये सब चीजें पता है। एंड इन द फर्स्ट प्लेस यही वजह है कि बिली उसे रेस्क्यू करने आया है, अदरवाइज ही लीस्ट केयर्स अबाउट इट। एक तरफ बुचर अपने सूप कॉन्टैक्ट के पास जाता है जिसका नाम है वर्म, जिसकी ऑडली अमेजिंग गड्ढा खोदने की पावर का वो यूज करेगा फ्रीडम कैंप के अंदर जाने के लिए। एंड दूसरी तरफ स्टारलाइट ए ट्रेन से हेल्प मांगती है जो ए ट्रेन इनिशियली मना कर देता है। इसी सीन में हमें जेनवी का भी रेफरेंस मिलता है जहां ए ट्रेन मरी मुरुओ और उनकी टीम के बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में स्टारलाइट बताती है कि उनकी अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स चल रही हैं बट वो काफी नहीं है। जेनवी सीजन 2 के एंड में इट वाज क्लियर कि मरी और बाकी सबका अपीयरेंस बॉयज सीजन 5 में होगा। एंड इवन ट्रेलर में भी हम मरी और जॉर्डन ली को देख भी सकते हैं। एंड जेनवी में भी क्लियरली स्टैन एडगर इस चीज पे फोकस कर रहा था कि मरी को वेपनाइज किया जाए होमलैंडर के अगेंस्ट। इनफैक्ट जिस प्रोजेक्ट ओडेसा का वो पार्ट थी उसका ऑब्जेक्टिव ही था ऐसे सूप्स को बनाना जो कि होमलैंडर को मार सकें। मरी की पावर्स हैं ब्लड मैनिपुलेशन, जो जेनवी सीजन 2 में इस लेवल की हो चुकी हैं कि वो किसी को जिंदा तक कर सकती है। एंड बॉयज सीजन 5 का फोकस ही है वायरस जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलेगा बॉडी में। माइट बी मरी का एक बिगर रोल इस प्लॉट पॉइंट को लेकर हमको इस सीरीज में देखने को मिले। एक और चीज जो इस बार गौर करने वाली है वो है ब्लैक नॉयर का कंप्लीटली शांत हो जाना। जैसा हमको पता है कि जो ओरिजिनल ब्लैक नॉयर था जिसको होमलैंडर ने मार दिया था वो बोलता नहीं था, फिर उसका एक रिप्लेसमेंट आया सीजन 4 में जो पब्लिक के सामने तो चुप रहता है बिकॉज ओरिजिनल नॉयर की डेथ का किसी को पता नहीं था, बट नॉर्मली वो चुप ही नहीं रहता। इवन जेनवी सीजन 2 में जो उसका कैमियो है जो सीजन 5 से पहले उसका लास्ट अपीयरेंस था वहां भी वो बहुत टॉकेटिव है, बट इस बार सीजन 5 में समथिंग इज ऑफ। इस सीन में भी जब होमलैंडर डीप और उसको कन्फ्रंट करता है वो तब भी नहीं बोलता, जबकि होमलैंडर के सामने वो बोलता था। आई मीन कुछ तो सस्पिशियस है नॉयर के बारे में इस बार। अब इसको लेके कुछ थ्योरीज है मेरे पास। सबसे पहले जो क्रेजी थ्योरी इंटरनेट पे ऑलरेडी चल रही है कि भाई ये कोई और है, समवन फ्रॉम द बॉयज टीम जो स्टारलाइट की इस फाइट के बाद रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन इस थ्योरी में सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है होमलैंडर का एक्सरे विजन, जहां वो इजीली सूट के अंदर डिटेक्ट कर सकता है इंपोस्टर को। लेकिन ये पॉइंट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भाई होमलैंडर का जो एक्सरे विजन है वो काफी इनकंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट द शो। एनीवे, अगर 1% पॉसिबिलिटी भी है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है तो माई बेस्ट बेट इज कि ये आइदर पोलैरिटी है इस सूट में या फिर सैम जो एज अ मोल वर्क करेगा 7 में फॉर द बॉयज। क्योंकि डीप भी यहाँ एक चीज बोलता है कि हर दोपहर नॉयर कहीं गायब होता है, तो आइदर ये रेड हेरिंग है या समथिंग मोर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फाइनली शायद यहाँ बॉयज के कॉमिक वाले ट्विस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये नॉयर एक्चुअली में होमलैंडर क्लोन हो। ऑल्दो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि एरिक क्रिप्के ने कहा है कि वो कॉमिक को नहीं फॉलो करने वाले, बट हु नोज। एंड तीसरा ट्विस्ट ये हो सकता है कि होमलैंडर ने कुछ ऐसा खुद ही किया है इसके साथ जिससे कि ये शांत हो गया। माइट भी उसकी जुबान कटवाना या कोई ब्रेन डैमेज समथिंग सिमिलर टू व्हाट
व्हाट सोल्जर बॉय डिड टू ओरिजिनल नॉयर। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी क्यों है, बिकॉज ये एक एंगल बन सकता है डीप के कैरेक्टर आर्क के लिए। माइट भी जब उसे पता चले कि होमलैंडर ने नॉयर को चुप कराने के लिए उसके साथ ऐसा किया है, तो ये देखते हुए होमलैंडर से उसकी लॉयल्टी डगमगाए और वो भी उसे धोखा दे, क्योंकि ये एंगल भी काइंड ऑफ फोरशैडो हुआ था उसके और ए ट्रेन के कन्वर्सेशन में, जहां डीप को भी इस बात का एहसास है कि वो डर की वजह से होमलैंडर से वफादार है, बट उसे एडमिट नहीं करता। एंड डीप काइंड ऑफ ऑलरेडी होमलैंडर के अगेंस्ट जा रहा है, उससे ये बात छुपा के कि उसे ए ट्रेन की लोकेशन पता है, बिकॉज इस कॉन्वो से ये बात साफ है कि ये डीप और ए ट्रेन पहली बार नहीं मिल रहे हैं ए ट्रेन के भागने के बाद। बट जब इवेंचुअली डीप देखेगा कि नए वाले नॉयर के साथ होमलैंडर ने क्या किया, तो ही विल रियलाइज कि नो मैटर तुम कितने लॉयल हो, होमलैंडर तुम्हारी मारेगा। तो डीप फाइनली उसके अगेंस्ट जाए, या मोस्ट सिंपल, नॉयर एक्चुअली मेथड एक्टिंग कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, वो है ए ट्रेन और उसके भाई नेथन के बीच ये कन्वर्सेशन, जहां इनिशियली जो नेथन था वो ए ट्रेन को एक फेक सुपर हीरो कहता था कि उसने एक्चुअली में किसी को नहीं बचाया, बट ए ट्रेन ने जो रिसेंट सीजन में चीजें करी हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के अपने लोगों को बचाया है, उसके चलते नेथन का ओपिनियन फाइनली ए ट्रेन के लिए बदल चुका है। ही सीज हिम एज अ सेवियर नाउ। एंड आई थिंक ये पेप टॉक ने ही अल्टीमेटली ए ट्रेन को अपना डिसीजन रिकंसिडर करवाया, जिसके बाद से उसने जाके एंड में ह्यूई और बाकी सबकी हेल्प करी। अब आते हैं फ्रीडम कैंप की तरफ, जहां ह्यूई, एमएम और फ्रेंच ये अपने एस्केप के प्लान पे वर्क कर रहे हैं, बट देयर इज अ हर्डल। वहां ह्यूई के सामने होमलैंडर आ जाता है, बिकॉज रिमेंबर ये सब कुछ एक ट्रैप है स्टारलाइट और बुचर को फंसाने के लिए। अब यहाँ होमलैंडर ह्यूई से पूछता है कि उसके जैसे नॉर्मल इंसान के लिए स्टारलाइट कैसे इतना डेडिकेटेड हो सकती है, क्यों उसके जैसे कमजोर इंसान को बचाने के लिए बुचर, एमएम या फ्रेंच ये अपनी जान दांव पे लगाएंगे। जिसके रिप्लाई में ह्यूई कहता है क्योंकि वो भी उनके लिए यही करता। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन अगर देखो तो। यहाँ होमलैंडर सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर कर रहा है। मैंने अभी अर्लियर वीडियो में ये बात कही थी कि होमलैंडर चाहता है कि लोग उसकी तरफ डिवोटेड रहें। यहाँ ह्यूई से ये बात पूछ के कि आखिर उसके लिए ये लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे, वो इनडायरेक्टली ह्यूई से ये पूछ रहा है कि आखिर होमलैंडर खुद के लिए इस लेवल ऑफ डिवोशन को कैसे कमांड करे। खुद ऑल पावरफुल हो के भी उसके अपने लोग उसके लॉयल नहीं है, और वहीं ह्यूई एक नॉर्मल इंसान हो के अपने लोगों के बीच वो लॉयल्टी कमांड करता है। एंड ये चीज होमलैंडर को इनसिक्योर करती है, बिकॉज इकलौती चीज होमलैंडर चाहता है टू फील वांटेड, टू फील डिवोशन। फिर फाइनली बुचर और किमिको एंटर करते हैं कैंप में, बट होमलैंडर ऑलरेडी उनके लिए रेडी रहता है। अब यहाँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स आता है, जिसका मैं आई गेस सीजन 1 से वेट कर रहा हूँ। होमलैंडर को एमएम का नाम पता चलता है, मदर्स मिल्क। आई मीन सीरियसली ये इतना हिलेरियस मोमेंट था, स्पेशली वो लिप स्मैक जो कि होमलैंडर करता है एमएम का नाम लेने के बाद। प्योर गोल्ड। फाइनली स्टारलाइट अटैक करती है एंड द केओस ब्रेक्स आउट। एमएम को फाइनली लव सॉसेज से अपना हिसाब बराबर करने का मौका मिलता है, और ये सारी भसड़ के बीच ह्यूई ऑलमोस्ट होमलैंडर द्वारा मारा जाने वाला होता है कि उसी वक्त एंट्री लेता है ए ट्रेन, जिसको अपना ब्रीफ क्विक सिल्वर मोमेंट मिलता है एंड वो ह्यूई को रेस्क्यू कर लेता है। बट अब होमलैंडर उसके पीछे है और एक चेस सीक्वेंस शुरू होती है। अब यहाँ एक और गजब प्रदर्शन बॉयज की बेहतरीन राइटिंग का। अब यहाँ पर चेस के दौरान एक लड़की ए ट्रेन के सामने आती है। अब ए ट्रेन का आर्क स्टार्ट होता है रॉबिन के किलिंग से, जहां अर्लियर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि उसने एक लड़की के चीथड़े उड़ा दिए। एंड अब ऑलमोस्ट उससे दोबारा ये चीज होने वाली होती है, लेकिन इस बार वो इस चीज को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो होमलैंडर द्वारा पकड़ा भी जाता है। ये भी गौर करो कि इस लड़की का जो अपीयरेंस है वो भी रॉबिन की तरह है, वैसे घुंघरैले बाल एंड ऑल। लाइक द वेरी थिंग जिसने ए ट्रेन को विलन बनाया, उसने उसी चीज को दोबारा मौका मिलने पे सुधार दिया। विद दिस वन सीन ए ट्रेन बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट डेवलप कैरेक्टर्स बॉयज का। आई मीन क्या तरीका है एक कैरेक्टर आर्क को क्लोज करने का। एंड अपने फाइनल मोमेंट्स में भी वो अपने एक और डर पे जीत हासिल करता है, और वो है होमलैंडर का खौफ। भाई वो उसके मुंह पर कह दिया कि तुम कुछ नहीं हो। एपिक। उसने होमलैंडर को उसके लिए अपनी आंखों में खौफ देखने का सेटिस्फैक्शन दिया ही नहीं। ऑल्सो ए ट्रेन ने डायलॉग कहा कि तुम्हारी पावर्स हटा दो, तुम क्या हो, एक पैथेटिक लूजर। एंड ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, एक फोरशैडोइंग भी हो सकती है होमलैंडर के अल्टीमेट फेट की। ऑब्वियसली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई होमलैंडर मरेगा एंड में, बट देयर इज अ फेट वर्स देन डेथ फॉर होमलैंडर, एंड वो है उसकी पावर्स चली जाना। व्हाट इफ होमलैंडर इस सीरीज के एंड में मरे ना, बट उसकी पावर्स चली जाएं, आइदर इस वायरस की वजह से या फिर सोल्जर बॉय की वजह से। बिकॉज वो कहता भी है सेकंड एपिसोड में सोल्जर बॉय से कि उसके अंदर का सारा वी वो फ्राई कर सकता है। अब ये कैसे होगा देखा जाएगा, बट व्हाट इफ
इफ होमलैंडर का अल्टीमेट फेट यही हो कि जिन इंसानों से वो नफरत करता है उन्हें कीड़ा समझता है, अब उन्हीं की तरह उन्हीं जैसा बन के उसे जीना पड़ेगा। आई मीन दैट्स द वर्स्ट फेट होमलैंडर कैन हैव एंड वेल डिजर्व्ड। और ये ए ट्रेन के इस डायलॉग से माइट बी फोरशैडो किया जा रहा हो। इतना ही नहीं, एक और पॉसिबल फोरशैडोइंग होमलैंडर के अंत को लेकर है जो मैं श्योर हूं काफी लोगों ने मिस कर दिया। उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। बाकी एपिसोड 1 एंड होता है ए ट्रेन की डेथ के साथ एंड जस्ट अगला एपिसोड स्टार्ट होता है उसके फ्यूनरल के साथ, जहां पर अगेन उसे एज अ हीरो प्रोजेक्ट किया जाता है सबके सामने। और भले ही ये चीज फेक है लेकिन होमलैंडर के चेहरे पे हम एक विजिबल डिस्कम्फर्ट देख सकते हैं। ऑल्सो होमलैंडर इतना नार्सिसिस्ट है कि यहाँ पर भी वो अपने नुआंसेस से इन सब का ब्लेम ए ट्रेन पे डाल ही देता है कि भाई जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल वही है। वहां दूसरी तरफ बुचर के हाइडआउट में हमें रीइंट्रोड्यूस किया जाता है डॉक्टर समीर से, विक्टोरिया न्यूमन का रोमांटिक पार्टनर एंड स्यूप किलिंग वायरस को डेवलप करने में इन्वॉल्व इंसान। बुचर ने यहाँ शो को मैनिपुलेट करके उसे कन्विंस कर दिया वायरस को परफेक्ट करने के लिए, उसे ये बताकर कि होमलैंडर ने विक्टोरिया और उसकी बेटी को मार दिया, जबकि इट वाज बुचर जिसने विक्टोरिया को मारा एंड उसकी बेटी जोई अभी हाइडिंग में है अपने ग्रैंडफादर स्टैन एडगर के साथ। अब बुचर की गैंग तो इस झूठ को कवर अप करेगी बट जोई इज द ओनली वन जो इस झूठ का पर्दाफाश कर सकती है एंड ये डेवलपमेंट हमें आगे देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विद अ प्रॉपर फेस ऑफ बिटवीन बुचर एंड जोई। अब आते हैं वायरस पे, तो समीर ने फाइनली इस वायरस को इतना पोटेंट बना दिया है कि ये स्यूप्स को खत्म कर सकता है, बट हर चीज की तरह टेस्टिंग इसकी भी करनी होगी। सो दे हैव द परफेक्ट सब्जेक्ट, रॉक हार्ड नाम का एक स्यूप जो होमलैंडर जितना ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन नोबडी केयर्स फॉर हिम व्हिच मेक्स हिम अ परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट कि भाई अगर वायरस ने इसको मार दिया तो होमलैंडर को भी मार देगा। मीनवाइल फ्रीडम टू बी फ्री एक्ट भी पास कर दिया जाता है जो लोकल सूप्स को अलाउ करता है स्टारलाइटर्स को अप्रीहेंड एके अरेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ आता है एक और कॉन्फ्लिक्ट जो आई बिलीव सीरीज में आगे तक कैरी आउट होने वाला है, वो है इस वायरस का आउटकम। बॉयज की टीम बेसिकली इस चीज को लेकर 3 हिस्सों में बट चुकी है। एक तरफ ह्यूई है जो बुचर के हाथ से इस वायरस को लेना चाहता है एंड बुचर को मारना चाहता है क्योंकि बुचर इस अर्थ पे हर एक स्यूप को खत्म करना चाहता है, बट एमएम इस स्यूप मास किलिंग से अग्री करता है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। किमिको एज अ स्यूप इस चीज के अगेंस्ट है क्योंकि वो भी उसका शिकार बनेगी एंड शी ऑल्सो अग्रीज टू किल बुचर एंड स्टारलाइट अपनी मौत को एक्सेप्ट करने को रेडी है और कहती है कि 10,000 स्यूप्स को मारना 8 बिलियन लोगों को बचाने के लिए एक फेयर ट्रेड है, बिकॉज उसके ऊपर एक मॉरल वेट है उन सब लोगों का जो उसके साथ जुड़ने की वजह से मारे गए। सो उसे लगता है वो डिजर्व करती है मरना। फ्रेंची इज इन द मिडिल ग्राउंड, वो जानता है स्यूप्स को मारना जरूरी है बट ही ऑल्सो वांट्स टू मेक श्योर कि किमिको सेफ रहे। अब ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आगे सीजन में अनफोल्ड होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। इधर फाइनली होमलैंडर अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ जाता है, एक लौता इंसान जो प्रोबेबली होमलैंडर को समझ सकता है एंड दैट इज सोल्जर बॉय, होमलैंडर्स फादर। वो उसे आजाद करता है और उसे बुचर और बाकी लोगों को ढूंढने को कहता है जिसके बदले में वो उसके ऊपर रशियन स्पाई होने के चार्जेस को हटवा देगा एंड उसे 7 में नंबर 2 पोजीशन भी देगा। अब जैसा मैंने बताया था कि हमें एक पॉसिबल फोरशैडोइंग और मिलती है होमलैंडर के अंत की और वो है ये सीन जहां वो अपने आप को इसी फ्रीजर में खड़ा करता है जिसमें सोल्जर बॉय था। लाइक आई डोंट नो, ये बिना पर्पस के नहीं हो सकता। व्हाट इफ ये एक सटल फोरशैडोइंग हो कि एंड में होमलैंडर भी इसी फ्रीजर के अंदर जाएगा एक डीप स्लीप स्टेट में, क्वाइट पॉसिबल। इधर सोल्जर बॉय इन नो टाइम बुचर को ट्रैक कर लेता है जब वो लोग वायरस लेके टेस्टिंग के लिए जाते हैं एंड बुचर ऑन द स्पॉट डिसाइड करता है कि सोल्जर बॉय भी एक पोटेंशियल टेस्ट सब्जेक्ट है इस वायरस का। इधर बुचर का मुकाबला सोल्जर बॉय से होता है एंड ह्यूई और किमिको जेट स्ट्रीक और शियालीन से लड़ते हैं जो वही स्ट्रीमर्स होते हैं और टीनेज किक्स का पार्ट भी। बाय द वे ये भी काफी लोगों ने मिस कर दिया कि जेट स्ट्रीक एक्चुअली बॉयज सीजन 4 में एशले की लिस्ट में था एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट इन द 7। इवन हम एक टीनेज किक्स का हॉल ऑफ फेम देख सकते हैं जहां जेट स्ट्रीक, शियालीन, पॉप क्लॉ एंड इवन ए ट्रेन की फोटो लगी रहती है जिसको एमएम ट्रिब्यूट भी देता है। गुड कॉन्टिन्यूटी डिटेल। खैर इवेंचुअली बुचर, ह्यूई और एमएम सोल्जर बॉय एंड जेट स्ट्रीक को उसी जगह ल्योर करते हैं जहां वो उस वायरस की टेस्टिंग करने वाले होते हैं एंड द वायरस वर्क्स जो सक्सेसफुली रॉक हार्ड और जेट स्ट्रीक को मार देता है एंड ऑलमोस्ट सोल्जर बॉय को। ऑल्सो ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये वायरस ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता। बट देन हम देखते हैं एपिसोड के एंड में सबसे बड़ा WTF मोमेंट, सोल्जर बॉय जिंदा है एंड इसके पीछे का रीजन बॉयज सीजन 5 के ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन और पोटेंशियली बॉयज के फ्यूचर एपिसोड को लेकर एक इंपॉर्टेंट डिटेल साबित होता है जिसको समझने के लिए फाइनली आते हैं फ्यूचर एपिसोड प्रेडिक्शन सेक्शन में जहां सीजन 5 के ट्रेलर से और पहले 2 एपिसोड्स के डाटा से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलर में हमको मालूम चलता है कंपाउंड V1 के बारे में जो कंपाउंड V का पहला इटरेशन
म्यूटेशन है जो डॉक्टर शॉ कहता है कि अगर होमलैंडर के हाथ लग गया तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, विच मीन्स V1 कंपाउंड V से भी पावरफुल है। नाउ व्हाट आई बिलीव कि सोल्जर बॉय इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स जिसको V1 से पावर्स मिली हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वो वायरस से नहीं मरता है, एंड दैट माइट एग्जैक्टली बी द रीजन कि होमलैंडर को ये V1 चाहिए क्योंकि उसको भी वायरस से इम्यूनिटी चाहिए। इनफैक्ट ट्रेलर में हम होमलैंडर और सोल्जर बॉय को यहाँ फोर्ट हार्मनी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हुए देख सकते हैं जो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है। माइट भी ये वो जगह हो जहाँ V1 के टेस्ट सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हों एंड यहाँ से होमलैंडर V1 के बारे में कुछ पता करने आया हो। ऑल्सो ए ट्रेन के पॉसिबल रिप्लेसमेंट को भी हम देख सकते हैं ट्रेलर में, मिस्टर मैराथन प्लेड बाय जैरेड पैडेलेकी, जो इनिशियली ए ट्रेन द्वारा रिप्लेस किया गया था बट ही विल बी बैक। इनफैक्ट सेकंड एपिसोड में यहाँ न्यूज में हेडलाइन मिस्टर मैराथन की है कि कोर्ट का दिया गया जो ऑर्डर है जहां उसे ग्लोबल वेलनेस में रहना है उसको मिस्टर मैराथन ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड आई थिंक बॉयज भी इवेंचुअली बिली बुचर से अलग होंगे बिकॉज ये सीन देखो जहां ये स्टैन एडगर से मिलने आए हैं। नोटिस यहाँ बिली नहीं है विच मीन्स ये सब उसके पीठ पीछे हो रहा है एंड MM के हाथ में ये जो बैग है माइट भी इसमें वो वायरस के वायल्स हों जिसको वो स्टैन एडगर के हवाले करेंगे, एंड दैट इज प्लॉजिबल क्योंकि ह्यूई उस पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं करता है। एंड ट्रेलर में ये सीन देखो जहां बुचर ह्यूई को स्ट्रैंगल कर रहा है। माइट भी बुचर एक पॉइंट ऑफ इंसैनिटी को क्रॉस करेगा जिसके चलते बॉयज उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड रायन का सीन भी काफी इंटेंस है इस बार, एंड ये जो थ्योरी है कि इस सीन में होमलैंडर रायन को मार रहा है, वेल मैं एग्री करता हूं इससे। लेट्स सी किसी कैरेक्टर को लेकर और क्या क्या होगा। ऑल्सो वी सी होमलैंडर सिटिंग इन दी ओवल ऑफिस विच मीन्स होमलैंडर इवेंचुअली प्रेसिडेंट के बराबर बन जाएगा, विच मीन्स हमको यहाँ पर कॉमिक का ये एपिक व्हाइट हाउस सीन भी देखने को मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। बाकी यहाँ पे खत्म होती है बॉयज की ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो भाई कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर तुम्हारी अपने कोई क्रेजी थ्योरीज हैं आगे वाले एपिसोड्स को लेकर तो उन्हें भी कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। बाकी आई एम होपफुल कि जो बॉयज के अगले एपिसोड्स भी आएंगे नेक्स्ट वीक से उनको भी मैं ऐसे ही कवर करने वाला हूँ, बिकॉज काफी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, मुझे पूरा बॉयज रिवॉच करना पड़ा बाकी सारे एपिसोड्स एंड इतनी डिटेल में जाना 2 एपिसोड्स के, तो इसलिए वक्त लगा। बट आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर प्लीज पसंद आए तो भाई लाइक बटन हिट करना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और हाँ, अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।